हेलो सुपरस्टार्स बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं कैलकुलस, मतलब कि बेसिक कैलकुलस। हम वो कैलकुलस नहीं पढ़ने वाले जो कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, वो कैलकुलस पढ़ने वाले हैं जो हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड होता है, बट मतलब बेसिक। ठीक है, मतलब टोटली बेसिक वाली चीज हम लोग करने वाले हैं। कुछ ऐसा मत सोचना इसमें हाई फाई करने वाले हैं, तो कुछ लोग ये सोच के आए कि इसमें हम लोग एक्चुअल में कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो वो नहीं करने वाले, सिर्फ हम बेसिक बेसिक टर्म्स इस ये समझ लो। अच्छा चलो ऐसे समझ लो इसको कि ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कैलकुलस। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस एक मैथमेटिकल टूल है, सिंपल सा इतना समझो। ठीक है, अभी क्या है? कैलकुलस एक मैथमेटिकल टूल है। इसमें हम दो मेजर ऑपरेशन करते हैं, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। ओके, जहां पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस। बहुत ही सिंपल सा। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको एक वर्ड से याद रखो, स्प्लिटिंग। क्या? स्प्लिटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो भी हमारी फिजिक्स में होंगी उसको स्प्लिट कर देना, डिवाइड कर देना, तोड़ देना, वो हम किस में पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन में। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ज्वाइनिंग। ओके, या सम अप। ठीक है, या फिर रिजल्ट ऑफ डिवाइडेड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? तो ये एक बेसिक वाली बात याद रखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कि हम लोग करते क्या है इसमें। ओके, डेप्थ में हम लोग 12th में जाएंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन तो हमारा एक्चुअल में 11th में ही है, आप आगे जाके पढ़ोगे इसको। तो कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आखिर है क्या? कंसेप्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेट सपोज कि मेरे पास ये रॉड है जिसकी लेंथ है एल। ओके, लेंथ क्या है? एल। मेरे पास रॉड है जिसकी लेंथ है एल। अब मैं करता हूँ इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, डिवाइड करता हूँ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में। ये मेरे छोटे 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 पार्ट्स है मेरे पास, बहुत छोटे 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 पार्ट्स है मेरे पास। कितने हैं? एन नंबर ऑफ पार्ट्स मैंने इसके कर दिए, इसके पूरे रॉड के। अब मैं अगर मैं पूछूं कि टोटल लेंथ क्या होगी रॉड की। ओके, अगर मुझे ये पता नहीं होगा, तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि टोटल लेंथ क्या होगी रेड की, तो ये छोटे छोटे जो पार्ट मैंने करे, छोटे 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 यहाँ तक जो मैंने पार्ट करे हैं, इस वाली जगह से लेके इस वाली जगह तक, समझ लो, इस वाली जगह से लेके इस वाली जगह तक जो मैंने छोटे छोटे पार्ट करे हैं, इनका सम अप क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ हो जाएगी, जो कि किसके बराबर आ जाएगी? एल के बराबर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा। होगा नहीं होगा? ओके, नेक्स्ट चीज कि अगर मेरे पास एक क्यूब है ये। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको इसका मास निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया इस तरीके से। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट है, ठीक है, ये है मेरे पास एक M1 M2 M3 M4 M5 M6, ऐसे बहुत सारे मेरे पास मासेस आगे इकट्ठे हो गए। ओके, अब मैं पूछूं कि टोटल मास क्या होगा क्यूब का, तो बहुत ही सिंपल सा मैं कर दूंगा, सम अप कर दूंगा, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? M मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये जो किया है, ये क्या कर दिया मैंने? क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या कर दिया मैंने? डिफरेंशिएशन ऑफ क्यूब। और यहाँ पर जब मैंने सम अप करा है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। क्लियर हो रहा है ना? एक आइडिया लग रहा होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है क्या, और ये दोनों चीजें क्या है? रिवर्सिबल है। ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। ओके, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं फंक्शन पर, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? फंक्शन का करेंगे। ओके, फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप। बहुत ही सिंपल सा क्या चीज? रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये बहुत कॉमन फंक्शन है, आपको देखा होगा इसको। ठीक है, पैराबोला फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो इसमें दो चीजें होती हैं फंक्शन में, एक होती है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, रिलेशन कैसा बनता है? ये जो मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ कैसा बनता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ अपनी मर्जी से, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड नहीं है। बट ये जो y आता है, जैसे मैं x की कुछ वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे को y मिलता है, जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे y मिलता है। तो ये y क्या हो गया? एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सिंपल सा।
दोनों है वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, ओके, तो मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। बहुत सिंपल सा। अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। -2 पुट करूं और इसका स्क्वायर क्या आएगा, तब भी 4 आएगा, है ना, ये तो रिलेट कर पा रहे हो। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, एंड -3 का स्क्वायर मेरे पास 9 हो गया। तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन पे लेके आऊँ तो फंक्शन का टोटल हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से बैठ के, बट अभी हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। फंक्शन क्या है, एक रिलेशनशिप है, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बहुत सिंपल सा। ओके, तो नोटेशन कैसा होता है किसी भी फंक्शन का कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, x यहाँ पर क्या है, इसका क्या मतलब हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है ऑन द वैल्यू ऑफ x इन फंक्शन f, इस f के फंक्शन में। अब फंक्शन भी तो होना चाहिए, मतलब कुछ भी, मतलब एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स क्यूब होगा तो, ठीक है। इतना पक्का है कि हाँ y की वैल्यू डिपेंड करेगी x पर। अब वो f कैसा हुआ फंक्शन होगा वो अलग बात होगी कि क्यूब में है, स्क्वायर में है, या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो ये भी एक फंक्शन ही हो गया एक तरीके का। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, ये नोटेशन हो गया इसका। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग अभी बेसिक बेसिक समझते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x, इस टाइप के जो होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे क्या अलजेब्रिक फंक्शन है। ये इन टू वेरिएबल है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब क्या अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ बिल्कुल सही पकड़े, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स एसेट्रा, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या हो गए, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। देन लॉगरिथमिक फंक्शन, बहुत ही आसान, ठीक है, ये जो होता है ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, फॉर एग्जाम्पल ऐसे टाइप के हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। मिक्स्ड क्या होते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर एक्स प्लस लॉग प्लस साइन ऑफ एक्स, ऐसा लिख दिया तो ये मिक्स्ड हो गया, मतलब कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह करा हमने तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड फंक्शन हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये सब पूरा प्लॉट फंक्शन का। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। लेट y बी द फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब क्या हो गया, y जो है वो फंक्शन है x का, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसको इस तरीके से, y इक्वल्स टू f ऑफ x। ओके, सपोज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज्ड बाय स्मॉल अमाउंट डेल x या डेल्टा x, ठीक है, मैं इस वैल्यू को डेल्टा x बढ़ाता हूँ, ठीक है, बढ़ाया मैंने इसको, then the value of y is also increased by small amount of delta y। जैसे ही मैं यहाँ पर डेल्टा x वैल्यू बढ़ाऊंगा, ओके, x की छोटी सी, बहुत छोटी वैल्यू है ये डेल्टा x, तो यहाँ पर y की भी वैल्यू बढ़ेगी डेल्टा विद डेल्टा y। ओके, तो ये जो रेशियो होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का, इसे बोलते हैं हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या होगा कि मतलब वाई जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो नीचे है वो विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाला जो चेंज हो रहा है। ओके, मतलब कि वाई चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये एवरेज हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। अगर इफ डेल्टा एक्स अप्रोच और टेंड्स टू जीरो, अगर ये वाली कंडीशन आ जाए, मतलब कि जो डेल्टा एक्स जो है वो इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, जैसे कि ये मेरे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो इतनी छोटी हो जाए, छोटी हो जाए कि वो 0 के बहुत ही करीब हो, 0 भी ना हो और इतनी बड़ी भी ना हो, ठीक है, 0 से 0 के बहुत करीब हो, टेंड्स टू 0, 0 को अप्रोच कर रही हो, बहुत सिंपल सा, ठीक है। देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी जो हमने ऊपर पढ़ी थी ये वाली, ओके, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, ओके, लिमिट लिमिट लगा दो और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई मतलब चेंज ऑफ
y विद रिस्पेक्ट टू x, वो बन जाता है dy बाय dx, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आपको इससे मतलब है, ये जो रेड रेड में जो मैंने घेरा बना रखा है, dy बाय dx, dy बाय dx, dy बाय dx, ओके, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब होता है कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया y को विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको ये भी बोला जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमने डिफरेंशिएट कर दिया y को, डिफरेंशिएट कर दिया हमने y को, डिफरेंशिएट कर दिया हमने y को विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, ओके। हमें कुछ भी फालतू बकवास याद नहीं रखनी, ओके। ये जो मैंने करा है ये सब आप समझ जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे करके आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ये चीज इस तरीके से कि हमने y को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब कुछ हम डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड्स याद रखने पड़ते हैं हमें, ओके, याद करने ही पड़ेंगे आपको। आप चाहे 12th में चले जाओ, चाहे 11th में रहो, कहीं पे भी चले जाओ, ये याद ही करने आपको। थोड़े से टफ है, याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, बट हाँ याद हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन हमने पढ़े थे, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है कि y इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ये याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। लेट्स सपोज कुछ इस तरीके का है 5, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, हमेशा याद रखना, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसमें तो कुछ याद करने वाली बात नहीं है, ओके। अगर कुछ इस टाइप का फंक्शन है हमारे पास, y इक्वल्स टू c इंटू एफ ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन है, ये c क्या है हमारे पास, वापस कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसा हो रहा है, तो जो c है, ये कांस्टेंट टर्म है, वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ओके, और डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग उस टर्म का जो बची हुई है। लेट्स सपोज कुछ ऐसा लिखा हुआ है d ओवर dx 5x स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं 5 बाहर लिख दिया, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ओके। हम सिर्फ वही चीज लेते हैं जो कि नीचे वाला वेरिएबल होता है, उस जैसी टर्म लेते हैं यहाँ पर, हमेशा याद रखना, ठीक है। जो नीचे वाली जो चीज होती है ना, ये उस जैसी टर्म लेते हैं यहाँ पर, और सबको बाहर निकाल देते हैं, सब कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग सब, ओके। तो ये चीज याद रखना हमेशा, ओके। अब ये फॉर्मूला है, यहाँ से फॉर्मूला है कि y इक्वल्स टू x की पावर n, n क्या है 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाई dx, वो हो जाता है जो पावर है, ओके, जो पावर है उसको ले आओ सामने और उसमें से एक माइनस कर दो, तो आपका क्या मिल जाता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। मतलब कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है x स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसकी पावर आगे लिया और इसमें से एक कम कर दो, मतलब कि 2x, ओके। कहीं पे लिखा हुआ है ये, तो इसमें से आप इसकी पावर सामने लिया और एक कम कर दो, ओके। कहीं पे लिखा हुआ है 5 ये, ओके, तो एक आगे लिया, ठीक है। 5 का तो होगा नहीं, 5 तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 5 25 x की पावर 4, क्लियर है, ओके। कहीं पे लिखा है y इक्वल टू x, मतलब x का डिफरेंशिएशन, तो सिंपल सा x तो कट जाएगा तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो कहीं पे लिखा हुआ है x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, हमेशा याद रखना, डायरेक्ट। कहीं पे लिखा हुआ है x, तो उसका डिफरेंशिएशन 1, 6x लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6, 1 नहीं होगा, ओके। 1 इसका होगा, 6 कांस्टेंट रहेगा जो बाहर रहेगा, तो ठीक है, 6 इंटू 1 तो वो 6 हो जाएगा, ओके। कहीं पे लिखा हुआ है y की पावर 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, तो इसका कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा, इसको आप ऊपर पहुंचाओगे, इस चीज़ को आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, तो x की पावर -1 का करना है बेसिकली, x की पावर -1 का, तो -1 बाहर आगे आ गया, x और एक कम कर दो, मतलब कुछ इस तरीके का, तो ये कितना हो जाएगा, -x -2, तो ये आ जाएगा, ओके। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, जैसे कि ये हो गया √2, √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, इस टाइप का, तो कुछ इस तरीके के होते हैं ये, है ना, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आप इसमें से एक माइनस करोगे तो -1/2, जो कि इस तरीके से हो जाता है, आप देख सकते हो इसको आसानी से सॉल्व, तो इतना तो आता है। बस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है वो है इम्पोर्टेंट, कौन सा वाला आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको याद रखना है, ये वाला,
ओके, इसी से ये डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड है, और आपको ये सब टर्म्स याद होने चाहिए डायरेक्टली। इतनी मेहरबानी कर लेना अपने ऊपर जब आप डिफरेंशिएशन करने के लिए पहुंचो तो। ओके, अब कुछ डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और सुन लो कि अगर कुछ इस टाइप का है, ओके, और आपको इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। अब पूरे का डिफरेंशिएशन तो कहीं पे मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, तो इसका क्या करेंगे? नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, इसका भी करेंगे, ठीक है। बस क्या कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से। समझ रहे हो? मतलब कि इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग, जो भी बीच में प्लस है माइनस है उसको यहाँ पर हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे। तो ये करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पर अगर मैं dy/dx लिखूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 5 तो बाहर रहेगा, 4 इधर आ जाएगा, और 1 कम कर दो इसमें से, ओके, 3 यहीं रहेगा, पावर सामने आ गई, और इसमें से 1 कम कर दो, 3/2 - 1, ओके, 6 हो जाएगा, 6x का 1 रहेगा, ओके। जब इसे सॉल्व करोगे 20x³ प्लस 3 3 6, सॉरी 3 3 9/2 x 2 माइनस 1/2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आंसर, ओके। और इसका करेंगे dy/dx, तो 8 को ऐसे लिखा, पावर को सामने ले आए और 1 कम कर दी, ओके, प्लस रूट x का कितना होता है? 1/2 रूट x, याद है? हाँ याद है, ओके। और ये कितना हो जाएगा? इसको आप ऊपर पहुंचाओगे पावर को तो x - 6 हो जाएगा, ओके। तो सिंपल सा इसको करेंगे सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा? 16x प्लस 5/2 रूट x प्लस 3 इंटू -6 इंटू x -6 - 1, ओके। मतलब कि पावर सामने लिया है और 1 कम कर दिया। वही सेम करना है हर बार जब अलजेब्रिक वाला आएगा, तो यही बस एक मसला है। माइनस बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6 3 18 और x -7। इसको चाहे आप वापस नीचे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहीं पे छोड़ दो, ये आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। साइन x है हमारे पास, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये तो बहुत याद रखने हैं, cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, ठीक है। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये याद रखने, इसको बिना याद करे नहीं कर पाओगे आप कुछ भी, ओके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो होते हैं ये यूज़ होते रहते हैं मैथ में, फिजिक्स में ज़्यादातर, ठीक है। कुछ ऐसा अब थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि जितने भी CC वाले हैं उनके सबके सामने क्या है? नेगेटिव साइन है, और जो विदाउट C वाले हैं वो सब क्या है? पॉजिटिव हैं, ओके। साइन का याद कर लो, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ये याद हो जाता है, ठीक है। कॉस के सामने क्या आता है? माइनस आता है जब डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा सा एक अलग यूनिक चीज़ आ गई जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सेक एक्स का होता है टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। जो सेक और कोसैक बचते हैं ना, उसमें से टेन का होता है सेक और कॉट का होता है कोसैक, और स्क्वायर स्क्वायर तो होती हैं। सेक का क्या होता है? तो सेक के लिए सेक सामने आ जाएगा, इनटू ये इधर इससे रिलेशन होता है तो टेन एक्स इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसी सेम इसका कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये याद रख लेना, ठीक है। और बेसिकली तुम क्या करना कि जितने भी फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, उसका एक चार्ट बनाना और आगे टेबल के सामने जहाँ पर भी आप पढ़ते हो या जहाँ से गुजरते हो, आपको बोला जाता है हमेशा कि उसको वहाँ पर चिपका लो, अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, बार बार देखते रहो, रिवाइज होता करते रहो, याद हो जाएंगे, ओके। तो इसका dy/dx निकाला जाए तो इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा ये मिक्स्ड फंक्शन है तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, ओके, सामने आ जाएगा और एक कम कर दो, तो ये आंसर हो गया। है कितना आसान होता है, ओके। इसका dy/dx निकालें तो साइन x का क्या होता है? cos x, ओके। और sec का कितना होता है? sec होता है एक तो, इनटू tan होता है, ओके, प्लस ये cot x है, ओके। cot x का क्या होता है? cosec स्क्वायर x। अब c वाला है तो कैसा होगा? माइनस का होगा। अब इसका क्या हो जाएगा? प्लस 5 तो यूं ही रहोगे,
4 सामने आ जाएगा और एक पावर कम कर दो, तो टोटली कितना हो जाएगा, cos x माइनस sec x इंटू टेन एक्स माइनस cos x स्क्वायर एक्स प्लस 20 x की पावर 3। तो ये आपका मिलेगा डिवाइड बाई डी एक्स फॉर दिस फंक्शन। अच्छा, अब करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते कैसे हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने देखे होंगे 2 की पावर x 5 की पावर x, ये तो बहुत देखे होंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन शायद आपने ना देखा हो और हो सकता है कि देखा हो। तो कुछ इस तरीके का होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये फंक्शन होता है, उसके आगे एक नंबर लिखा होता है, उसके नीचे नंबर लिखा होता है, उसके आगे वो उसकी वैल्यू होती है लॉग की। तो ये जो उसके सामने लिखा होता है वो क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, जो नीचे होता है वो बेस होता है। इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग ए टू द बेस बी। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे लॉग को। अच्छा, एक इससे पहले डिफाइन करने से पहले ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। ओके, और ये a जो होता है वो आर्गुमेंट कहलाता है, ये बेस हो गया। इसमें ये एक्सपोनेंट इंडेक्स या पावर कहलाता है और ये बेस हो जाता है और ये इसकी वैल्यू हो जाती है y। अच्छा, अब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम डिफाइन कर लें लॉग को। तो लॉग, ये जो लॉग है हमारे पास, लॉग a टू द बेस b, ये एक नंबर है। ओके, ये बेसिकली आपको एक नंबर देता है जो कि यहाँ पर क्या है, c है। ओके, तो अगर मैं इस नंबर को, ये जो log a टू द बेस b है जिसकी वैल्यू c है, इस नंबर को मैं उसके बेस पर रेस करूं, मतलब कुछ इस प्रकार करूं, तो वो मुझे आर्गुमेंट दे देगा। समझे? तो ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। हाँ, तो यही तरीका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करने का। कैसे कि ये जो log a टू द बेस b है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है जो कि यहाँ पर मैंने अभी क्या लिख रखा है, c लिख रखा है। ठीक है, ये एक नंबर है जिसको मैं उसके बेस पर रेस करूं, तो मुझे वो आर्गुमेंट दे देगा जो यहाँ पर ये जो होता है। ओके, इसका मैं अगर लिखूं, जैसे कि ये है, इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। तो ये जो है log 9 टू द बेस 3, ये एक नंबर है जिसको मैं 3 पर रेस करूं, लेट सपोज ये x है। ठीक है, तो x को मैं 3 पर रेस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है बताओ, 2। वेरी गुड, तो ये क्या है, 2 है। ये आंसर हो गया 2 का, इसका 2 आंसर हो गया। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब ये हमारे पास ये इधर आ जाता है, ओके, आर्गुमेंट में चला जाता है। ये जो होता है ये आगे चला जाता है, जो इसका पावर होती है वो उसकी वैल्यू बन जाती है और ये बेस का बेस रहता है। क्लियर है? तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और हमने थोड़ा बहुत देख लिया इसके बारे में। अब एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग विद बेस ई। ओके, जिसका बेस जो होता है, जो ई बी है ना, ये बी की जगह पर ई है, मतलब ई जो होता है वो 2.71 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है ये 2.71 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास इस टाइप का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है ये e की पावर x। ओके, अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल्स टू e की पावर x। तो मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं तो ये जो होगा, ये क्या बन जाएगा, इसका आर्गुमेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा, बेस का बेस रहता है, और ये जिसकी पावर है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो लॉग बन के आया, ये क्या कहलाता है, नेचुरल लॉग। क्या कहलाता है, नेचुरल लॉग। इसको लिखने का तरीका होता है ln x। क्या, ln x। यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, y है, तो ln y कर दो, सिंपल से ln y इक्वल्स टू x। ये ln x लिखा हुआ है। ठीक है, तो ln करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल लॉग को। मतलब कि ln का मतलब होता है लॉग जिसका बेस e है। ओके, ठीक है, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। पहला क्या होता है, ln x, मतलब वही ये वाला। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ये याद रखना है तुम्हें, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ओके, अगर कहीं पर कुछ मतलब बेस कुछ भी हो सकता है, मतलब बेस हो कुछ, तो मतलब log x टू द बेस b का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू ln a। ठीक है, ln a। ठीक है, ये मतलब वही वाला ln a है, मतलब log ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। ओके, इंटू x में x इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ये तो लॉगरिथमिक हो गया। अब एक्सपोनेंशियल का होता है, इसका जो होता है डिफरेंशिएशन e की पावर x का, e की पावर x होता है।
सबसे आसान होता है, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका कोई भी चेंज नहीं होता। a की पावर x, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट कुछ टर्म आएगा, ठीक है, उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, a की पावर x लिखो पहले इंटू ln a, तो ये याद करने पड़ेंगे बॉस, बिना याद कर नहीं हो पाएगा कुछ भी। ओके, अब कुछ रूल पढ़ लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन करने से पहले। प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। ओके, अगर सपोज करो जैसे कि यहाँ पर ये आ गए थे, ये हमने डिफरेंशिएशन करा था ये वाला, अगर ये इसकी बजाय कुछ इस प्रकार का होता और डिफरेंशिएशन करना पड़ता, मतलब प्लस की बजाय मल्टीप्लाई होता तो क्या करते, या फिर इस टाइप का होता तो क्या करते, तो उसके लिए ये यूज होते हैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। यहाँ पर नजर आ रहा है प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। तो कहीं पे लिखा हुआ है कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई है, सिंपल सा, तो उसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है कि एक फंक्शन को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको छोड़ो और जिसको छोड़ा था पहले उसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब कि एक के बाद एक नंबर लेते जाओ, ठीक है। मतलब पहले इसको छोड़ दो तो डिफरेंशिएशन कर दो इसका, फिर इसको छोड़ दो फिर डिफरेंशिएट कर दो इसका। क्लियर है? तो ऐसा ही करते हैं हम लोग यहाँ पर जब प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई करके नहीं करते, पूरा मल्टीप्लाई करके करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ओके, जैसे कि ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया इसको और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया इस वाले का, फिर बाद में मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और डिफरेंशिएट कर दिया इसका। समझ रहे हो ये वाली बात? एक को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है, फिर पहले जिसका करा था उसको छोड़ दो और जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये तो ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा। और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 6x + 3, तो ये 3 तो एक कांस्टेंट है तो एक 0 हो जाएगा, ये तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा सिर्फ, तो 6 यहाँ पे लिख दिया, प्लस इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। यहाँ पर बात करें तो ये तो गया 7 कांस्टेंट है, यहाँ की बात करें तो 3 इंटू ये 2 सामने आ जाएगा और x हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा तो 6x हो जाएगा। ओके, फिर मल्टीप्लाई करा, फिर ऐड करो, फिर ये आ गया आपके पास। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये u और v जो होने चाहिए, u और v दोनों में, u और v ये सेम टाइप के फंक्शन होने चाहिए। सेम टाइप, अच्छा सेम टाइप का मतलब ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री ही हो, ऐसा नहीं। सेम टाइप का मेरा मतलब है यहाँ पर कि जिस फंक्शन का हो, जैसे मतलब x है तो x ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि y या z या किसी तीसरे का होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसमें हमें याद करना पड़ेगा, इसमें हमें याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई ऑर्डर का कोई मसला नहीं था, किसी भी एक को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर जिसका छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन और जिसका पहले किया था उसका डिफरेंशिएशन उसको छोड़ दो। प्रोडक्ट रूल में ऐसा कह रहा था, बट क्वोशिएंट रूल में ऐसा नहीं होता। क्वोशिएंट रूल में हमें सबसे पहले न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, सबसे पहले हमें किसका करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, न्यूमिनेटर का। ओके, और फिर बाद में डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं। क्वोशिएंट रूल में हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस, और प्रोडक्ट रूल में हम लोग लगाते हैं प्लस, एक ये भी याद रखना पड़ेगा। ओके, फिर बाद में करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और न्यूमिनेटर को ऐसे छोड़ देते हैं अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट हाँ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिना इसके नहीं हो पाएगा कुछ भी अगर इस टाइप का आपके पास फंक्शन है तो। ओके, तो इसमें मैंने क्या करा है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करा है न्यूमिनेटर का। ओके, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करा है और डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ दिया है। देन फिर बाद में न्यूमिनेटर को छोड़ दिया है, डिनोमिनेटर का करा है। ओके, तो इसको तो ऐसे ही उतार दिया और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये तो गया तो 2x आ गया। अच्छा, इसको मैंने ऐसे ही उतार दिया, इसका क्या होगा, ये तो गया, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल सा। फिर मल्टीप्लाई करा इस तरीके से आके ये आ गया, सिंपल सा। अब देखो अभी इसको आराम से पॉज करके सॉल्व करो, बेसिकली दोबारा से सॉल्व करो अपनी कॉपी पे। ओके, नेक्स्ट लास्ट रूल है हमारे पास चेन रूल। चेन रूल मतलब चेन की तरह कुछ ऐसा कड़ी सी बन जाए। इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। हमें पता है कि √x जब होता है तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका आता है ये डिफरेंशिएशन। ओके, आफ्टर डिफरेंशिएशन ये हमारे पास आ जाती है।
अब यहाँ पर ये कब आता है, जब ये x होता है तो ये यहाँ पर x आ जाता है। लेट सपोज कि यहाँ पर x के बजाय एक बड़ा सा एक अपने आप में एक फंक्शन गिवन हो, मतलब कि एक्स स्क्वायर टाइप हो, तो ये एक्स तो है नहीं, एक्स स्क्वायर है, मतलब एक अलग फंक्शन है ना। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है तो अलजेब्रिक फंक्शन, बट है दो अलग अलग तरीके के फंक्शन। ओके, इसका ग्राफ कुछ और होगा, इसका ग्राफ कुछ और होगा, तो अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर मेरे को फंक्शन में फंक्शन गिवन है, समझे, फंक्शन में फंक्शन गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो अंदर वाली जो टर्म है इसको मैं मान लूंगा t। ओके, t मान लिया। अब ये t मान लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट t है ना, तो मतलब y इक्वल टू अंडर रूट t, ये हो जाएगा मेरे पास फंक्शन। अब समझे, तो ये dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, वही सिंपल सा 1/2 रूट t। t की वैल्यू क्या थी, 4x स्क्वायर माइनस 7, 4x स्क्वायर माइनस 7। ओके, तो मेरे पास dy बाई डी टी आ गया, पर मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो अब क्या करूंगा मैं, ये जो t वाली जो वैल्यू थी इसको मैं अलग साइड में रखूंगा और इसका भी डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो एक चीज मजेदार, क्या चीज नजर आ रही है ना, कि यहाँ पर t था तो इसके नीचे यहाँ पर t लिखना पड़ा, यहाँ पर क्या है, x है, मतलब यहाँ पे x लिखेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x हम t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ पे हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 4 इंटू 2 8, और ये एक कम कर दो तो 1 बचा, मतलब x हो जाएगा, और ये तो गया, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, तो 8x हो गया। तो dt ओवर dx हमारे पास 8x हो गया, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, dy बाई dt और इंटू dt बाई dx, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो dy बाई dx बचेगा। तो मतलब कि इस वाली टर्म का और इस वाली टर्म का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करा, ये कट गया, 4 आया, इस तरीके से मैंने सॉल्व करा, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको भी सॉल्व करना, ठीक है। मेरे पास फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स, इसका क्या होता है, कॉस एक्स आ जाता है ना, सिंपल सा। बट यहाँ पे मेरे पास एक उसके अंदर एक और फंक्शन गिवन है, तो मैं इसको t मान लूंगा। ओके, t मान लिया तो कितना हो जाएगा, साइन t इक्वल टू y, तो dy बाई dt जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, cos t। cos t की क्या है वैल्यू, t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन। ओके, और हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, है ना। ओके, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है, dy बाई डी एक्स मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। इसका फिर बाद में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करना। 1 मिनट, ये तो सिंपल सा है, इसको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं क्यों यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर तो आपका खत्म होता है डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, सिर्फ इतना ही था। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है स्लोप और मैक्सिमा मिनिमा। ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि यूज़ होते रहते हैं, और मेजरली मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूज़ होता रहता है। तो ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसकी एक स्लोप होगी, ठीक है, मेरे पास क्या माना है कि 2 पॉइंट माने, ऐसा समझो। अभी तो इतना समझो कि मैंने 2 पॉइंट माने और ये दोनों पॉइंट क्या है, बहुत करीब हैं, ठीक है। ये मैंने तो बहुत दूर कर दिए हैं, बट आप ऐसा समझो ये दोनों पॉइंट क्या है, बहुत करीब, मतलब कुछ इस तरीके के हैं, बहुत पास में है। ओके, तो क्या होगा, अगर मैं सारे पॉइंट्स बनाऊं तो ये मेरे पास लेट सपोज ये x है, ओके, और ये मेरे पास क्या है, y है, और मैं बहुत छोटा सा आगे चलाऊं, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर जैसे चलाऊं ना, बहुत छोटा सा आगे चलाऊं, जो कि मैं इतना बड़ा लिख दिया मैंने गलती से। ओके, तो ये मैंने चल दिया dx, बहुत छोटा डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा छोटा। ओके, बहुत ही ज़्यादा छोटा डिस्टेंस चला है, तो ये कितना हो गया, x प्लस डी एक्स। ऐसे ये क्या हो जाएगा, y प्लस डी वाई, ये वाली। ओके, तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन पास करूँगा तो वो एक स्लोप बनाती हुई जाएगी। स्लोप होती है एक लाइन की, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, उसका tan थीटा, वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये थीटा एंगल बनाती हुई जा रही है, ये भी थीटा वो एंगल बनाती हुई जा रही है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि लेट डी एक्स बाई डी वाई जो है वो बहुत छोटा है, जो कि मैंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिखा दिया, बट आप मानो कि बहुत छोटा है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये और बेस क्या है ये, तो dy बाई डी एक्स।
ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब डिफरेंशिएशन कर देना हमने y का विद रिस्पेक्ट टू x, और यही क्या बनना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप। तो इसका मतलब कि जो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमें क्या देता है, स्लोप दे देता है किसका, ग्राफ का। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसी भी चीज़ की, कोई भी मैंने एग्जाम्पल उठा लो, ठीक है, कोई भी ले लो, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स जो है वो क्या है, स्लोप है किसका, साइन एक्स का। ओके, तो कुछ इस तरीके से होता है, तो हमें स्लोप दे देता है डी वाई बाय डी एक्स। ओके, अब मैक्सिमम मिनिमम का क्या मसला है भाई, कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, वो हम डिपेंड बता सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्लोप। ये मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो मेरे पास ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे, मैक्सिमम और मिनिमम पे क्या होता है कि जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर एंगल कितना है ना, ये स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो इसमें एंगल कितना हुआ, एंगल किससे नापते हैं हम, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस तो ये जा रहा है, एक्स एक्सिस ये है और स्लोप ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री, मतलब कि टेन थीटा भी क्या, 0 है, स्लोप 0 है मतलब कि। तो सिंपल सा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपल सा एक फंडा याद रखना कि मैक्सिमा और मिनिमा पर, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर उसकी जो स्लोप होती है वो 0 होती है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने y को विद रिस्पेक्ट टू x और बराबर रख दिया हमने 0 के, सिंपल सा। तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाता है उसका, मतलब कि साइन एक्स का क्या था, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। तो एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक मिनिमम वैल्यू होगी। अब मैक्सिमम कौन सी होगी, मिनिमम कौन सी होगी, है ना। कॉस एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, एक्स इक्वल टू किस पे, 90 डिग्री पर। तो ये क्या हो जाएगी इसकी, अब ये नहीं पता ना कि ये एक मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है ना, यही होगा मैक्सिमम मिनिमम। बट मैक्सिमम हो गई या मिनिमम होगी वो पता करते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव से, मतलब इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब कॉस एक्स का, है ना, कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का, है ना। अब कॉस एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब कि ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, समझे। तो ये क्या बन जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब कि ये कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव, ये क्या कहलाता है, सेकंड डेरिवेटिव। ओके, मतलब दोबारा से तुमने डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका मतलब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का माइनस साइन x होता ही नहीं होता। ओके, अब ये कैसी आई है वैल्यू, पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इस वैल्यू से पता पड़ता है कि मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। जब पॉजिटिव होगा तो वो कहलाता है मिनिमा, और जब नेगेटिव होता है तो वो कहलाता है मैक्सिमा। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट 90 पर, ठीक है, साइन की। ओके, इस कॉस की बात ही नहीं आ रही, मतलब साइन हमारा इनिशियल फंक्शन क्या था, साइन था ना। तो क्लियर है, तो आपको बस इतना याद रखना है, आपको ये नहीं पता करना है कि मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा नहीं होगा। सिंपल सा आपके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपना इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर। इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव का एंटी, जैसा कि मैंने सबसे पहले यही बात कहा था कि ये होता है रिवर्स होता है, ठीक है, मतलब कि जस्ट अपोजिट होता है किसके, डिफरेंशिएशन के। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अगर मेरे पास इनिशियली मेरे पास एक फंक्शन ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से, इसको प्राइम बोलते हैं, एफ प्राइम एक्स। इसको मैं एक प्रोग्राम से गुजार रहा हूँ, ठीक है, जो प्रोग्राम है कुछ इस तरीके का, ये जो है यहाँ पर ये है, ठीक है, इस प्रोग्राम से गुजार रहा हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी मदद से मुझे वापस से वही फंक्शन मिल रहा है जो पहले था, ठीक है, बिफोर डिफरेंशिएशन जो था मेरा फंक्शन वो वापस मिल रहा है। तो इस वाले प्रोग्राम को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। इसका साइन ऐसा होता है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इस टाइप का। ओके, तो मतलब कि ये रिवर्स प्रोसेस होता है, वापस से मुझे इनिशियल वाला फंक्शन दे देता है। तो ये दो तरीके होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है।
ओके, हम लोग सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ओके, तो नोटेशन कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम x और इंटू dx। ओके, यहाँ पर क्या आता है, ये जो जिसका हो रहा होता है इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर, तो ये बताता है हमें, ये जो लिखा होता है यहाँ पर, ये बताता है कि हमें किस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। जो यहाँ पर वेरिएबल होगा उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर यहाँ पे कुछ और वेरिएबल हुआ, जिससे कि कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, दोनों का फंक्शन है, तो हम सिर्फ इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, समझे, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे इसको। क्लियर है? तो समझ में आ रहा होगा ना, ये वो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू विच इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट, जिसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेंड, जिसका इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो यहाँ से मुझे ये वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा प्लस सी, ये जो सी पे मैंने जो डार्क रहा है ये सी है, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। अब ये क्यों लिखा है ये अब समझ में आएगा आपको यहाँ पर। ये तो समझ में आ गया ना कि वापस से मुझे वही इनिशियल फंक्शन दे देता है, इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आता है, पहले होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये दो फंक्शन थे, y इक्वल टू 3x² + 7 और y इक्वल टू 3x² + 10। अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, ठीक है, इस वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन करूँ, मतलब dy/dx लिखूँ, तो ये पावर आगे आ जाएगी और ये कम हो जाएगा, तो मतलब 6x हो जाएगा। सेम इसमें भी 6x हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने डिफरेंशिएशन में क्या सीखा है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, होता ही नहीं होता। तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ तो देख पा रहे होगे ना, 6x है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन हैं, उनका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, सेम आ रहा है। तो अब प्रॉब्लम हो गई इंटीग्रेशन में। कैसे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो गई कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा 6x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या देगा, 6x²। ठीक है, फॉर्मूले से ये आ जाएगा। बट मैं 7 रखूँ, 10 रखूँ, अब यहाँ पे मैं तो 1 भी रख सकता हूँ ना, 1 भी तो रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 2002 कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है एनी कांस्टेंट। ये सी लगाना जरूरी है फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप ये इस सी का प्रयोग करोगे, डेफिनेट में नहीं करोगे। डेफिनेट में हमें एक लिमिट होती है कि यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट लेने हैं, सिंपल सा। डेफिनेट और इंडेफिनेट में यही फर्क होता है कि हम फॉर्मूला तो सेम यूज करते हैं डेफिनेट और इंडेफिनेट में, बट इंडेफिनेट में हम लोग का क्या रहता है कि यहाँ पर हम एक सी का प्रयोग करते हैं, एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है। ओके, और डेफिनेट वाले में एक लिमिट गिवन होती है। और एक और मेजर इसमें डिफरेंस बताऊंगा आपको, तो आपको क्लियर होगा डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क होता है। तो 6x का मुझे 3x² तो मिल जाएगा, बट यहाँ पर c में मैं क्या रखूँ, 7 रखूँ या 10 रखूँ, तो वो अभी खाली जगह रहती है। अब आपकी मर्जी, कुछ भी भर लो भैया। ठीक है, समझे, ये होता है। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, ये मैंने एक समराइज कर दिया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को एक साथ। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है बुक का। यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, उसी के सामने के। जैसे x⁴n का इंटीग्रेशन होता है n इंटू xn-1। ठीक है, ये पावर सामने आ जाती है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं एक पावर। इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, जो x है n+1 जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं अपॉन n+1, उस पावर में n+1 करके उसी को नीचे रख देते हैं, और प्लस c। ठीक है, फॉर इंडेफिनिट, जाहिर सी बात है भाई। अब डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था कि अगर x है, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 आता है। अगर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, मतलब रिवर्स प्रोसेस है ना, सिंपल सा। तो इसका मतलब आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि यार मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज याद कर लूँगा तो मुझे इंटीग्रेशन का याद हो जाएगा अपने आप। ये तो मैं याद करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, सब रिवर्स है, सब। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ओके, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस इस साइड आएगा, इस साइड नहीं आएगा, माइनस इस साइड आएगा, क्योंकि ये हमारा आंसर है। ठीक है, tan x का क्या होता है, sec²x, तो sec²x का क्या हो जाएगा, tan x। अब ये कभी भी भूल मत करना कि sec x का आप कुछ भी इंटीग्रेशन लगा रहे हो, तो sec x का अभी मैं आपको कोई इंटीग्रेशन नहीं बता रहा,
अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी sec x की इंटीग्रेशन की, ठीक है, क्योंकि sec x का डिफ्रेंशिएशन तो हमें पता है क्या है। sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, तो हम sec x इंटू टेन एक्स का ही इंटीग्रेशन याद रखेंगे जो कि है sec x, मतलब जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलेज याद रखने और इंटीग्रेशन का याद हो जाएगा, बस रिवर्स कर देना। बस माइनस क्या लगेगा, माइनस इस साइड ही लगेगा, इस साइड, ओके। कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे कुछ ऐसे जो कि आपको नहीं देखने, ओके, क्योंकि इसका ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। ये हो गया, ये याद कर लेना, ओके। वो e की पावर x, तो यहाँ तो सेम ही रहेगा, बस c यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, हमेशा याद रखना c, ओके। यहाँ पर दिखाया है प्लस माइनस होगा तो हम उससे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया, ओके। अब समझते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। अगर मेरे पास एक कोई फंक्शन है f जो कि कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो अभी आप भूल जाओ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस मतलब कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब कि चलता बहता जा रहा है, ऐसा समझो, ठीक है, खत्म कहानी। तो देन ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज एन एंटी डेरिवेटिव, जिसका हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, जो लिखा हुआ है, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एट बी माइनस फंक्शन की वैल्यू एट ए। अब ये कैपिटल एफ स्मॉल एफ क्या है, स्मॉल एफ तो आपका क्या है, वो चीज़ जो डिफरेंशिएट करके आई है, ये तो सिंपल सा, और ये चीज़ जो है वो है इंटीग्रेट करके जो आई है, ठीक है। ये जो है एफ जो है एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, मतलब इंटीग्रेंट ऑफ एफ, मतलब कि हमने एफ को, स्मॉल एफ को जब हमने इंटीग्रेट करा तो हमें कैपिटल एफ मिल गया, बहुत सिंपल सा, ऐसा समझो। तो जब मैं इसमें क्या करता हूँ, ये हमारे पास क्या होती है, एक अपर लिमिट होती है और ये होती है हमारे पास लोअर लिमिट, ओके। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन की वो वैल्यू जो कि अपर लिमिट पर है और माइनस कर देंगे हम लोग फंक्शन की वो वैल्यू जो लोअर लिमिट पर है। अब ये जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, कैपिटल एफ यूज़ करेंगे, जो इंटीग्रेट करके आएगा, और इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग, इन फॉर्मूले से, ओके। डेफिनेट में भी यही फॉर्मूले यूज होंगे और इंटीग्रेट में भी यूज होंगे, पर डेफिनेट में क्या है, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा यहाँ पर, c नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम खुद एक क्या निकाल रहे हैं, एक डेफिनेट वैल्यू निकाल रहे हैं। ये जो आएगा ना सॉल्व करके एफ बी माइनस एफ ए, ये क्या आएगा, एक नंबर आएगा। आप जब तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा किस तरीके से हो रहा है। तो जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और हमेशा क्या होता है कि जो हम इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमेशा क्या होता है, जैसे कि x की पावर 2 है, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन करा मैंने इसका dx में, तो एक पावर जुड़ जाएगी, मतलब 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3। तो ये भी क्या आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है ना, ये भी एक फंक्शन है ना। अरे यार, x² एक फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन भी एक फंक्शन। तो ये कब होता है, जब हम एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। बट जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो कोई फंक्शन नहीं देता, वो एक नंबर देता है, ये नहीं देगा, एक नंबर देगा। अभी देखो कैसे देगा, सब देगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, जैसे कि ये था x² वाला, ये तो हमने देख लिया, ठीक है, मतलब पावर ऐड कर दी, नीचे भी ऐड कर दिया, बहुत सिंपल सा। यहाँ पर क्या करा है मैंने, पावर को ऊपर लेके गया तो -5 + 1 -5 + 1 + c को इनडेफिनेट में हमेशा c लगेगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ये क्या है, मेरे पास एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, 1 to 4 और 2 का इंटीग्रेशन करना है dx के लिए, dx के रेस्पेक्ट में। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या बचेगा 1 dx, वेरी गुड। और 1 का क्या होता है, हाँ x, ठीक है, और 2 है बाहर तो वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। तो अब इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन करने के बाद हम ऐसे बॉक्स में से बंद कर देते हैं और नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट, जो यहाँ पे लिखी रहती है। अब ये वाला जो ये है वो b है ना, और ये क्या है a। तो हमारा फंक्शन क्या आया है, 2x आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कैपिटल एफ है, ये जो आया ये कैपिटल एफ आया, ये वाला समझे, 2x जो आया। अब 2x की वैल्यू एट b मतलब 4, मतलब x की जगह पे 4 रख दो, तो 2 × 4 माइनस x की जगह पे 1 रख दो, 2 × 1, तो 8 - 2 6 हो गया,
एक नंबर आया है, समझे? तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ऐसे, क्लियर है? अच्छा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस 1, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हमने बॉक्स में बंद करके, और ये लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, इसका हो जाएगा x² अपॉन 2 माइनस x, ठीक है? अब क्या लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट लगाई तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की जगह पे 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट लगा दो, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लोअर लिमिट लगा दो, तो ये तो हो गया 0, और यहाँ पर क्या बचा 1/2 माइनस 1, जो कि हो गया -½ ओके। अब यहाँ पर करोगे आप तो ये तो बहुत सिंपल सा यार, वही चीज़ है इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बट कैसा है, यहाँ पे c आ जाएगा, ठीक है? 1/x का log x हो जाएगा, cos x का sin x हो जाएगा, x² का x³ 3 हो जाएगा, ये सब याद होने चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ क्या है डेफिनेट, यहाँ पर क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन r to इन्फिनिट, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। यहाँ पर m आएगा, m इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन x² इंटू dx। अब यहाँ पर एक चीज आएगी आपके पास, अब यहाँ से एक चीज कॉन्सेप्ट समझोगे कि जो भी x वाली टर्म होगी सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाद बाकी की सब चीजें बाहर एज अ कांस्टेंट, तो ये बाहर चली गई, सिर्फ क्या बचा 1/x² इंटू dx और लिमिट बची, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन करा, ये ऊपर गया है ना, 1/x² का इंटीग्रेशन करोगे -2 माइनस +1 अपॉन -2 + 1, तो -2 + 1 का क्या मतलब हो जाएगा -1, ओके। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1, तो -1 को तो बाहर ले लो भाई, तो ये माइनस आ गया यहाँ पर, ओके। और ये -1 x की पावर -1, तो 1/x हो गया। अब क्या लगाएंगे हम लोग, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट लगाई 1/∞, मतलब x की जगह पर इन्फिनिटी, x की जगह पर इन्फिनिटी, तो 1/∞। फिर लोअर लिमिट लगाई -1/r, तो ये तो 0 हो गया, 1/∞, -1/r, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब कि प्लस हो गया, सिंपल सा माइनस प्लस, और 1/r था, तो g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r, ओके। तो ये तरीका होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन करने का, समझे? अब एक यही सेम तरीका यहाँ पर क्या है, v1 से लेकर v2 तक 1/v का इंटीग्रेशन 1/v का होता है, log v, इसमें हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई, तो अपर लिमिट पे वैल्यू इतनी हो जाएगी v2 और लोअर लिमिट पे log v1 हो जाएगी। अब एक प्रॉपर्टी होती है log की, जब माइनस होता है तो एक सिंगल में लिख के a/b कर देते हैं, ओके। और जब प्लस में होता है, तो उसको कर देते हैं a इंटू b कर देते हैं, ओके। हमने देखा था ना वो चीज़ कि एक्सपोनेंशियल से बहुत रिलेटेबल है इसकी सारी प्रॉपर्टी, ये वाली याद है आपको, x a की पावर है ना n, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं पावर्स को, और जब डिवाइड होते हैं है ना सेम बेस की, तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सेम बेस होना चाहिए, सी 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 सी, तभी पॉसिबल है ये बेसिकली। तो खैर अभी हम इस पर नहीं जा रहे, हमने यहाँ पर देख लिया कि माइनस होगा तो उसको डिवाइड कर दिया, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन को करके देख लेते हैं डेफिनेट में। तो sec² x हो जाता है 10x, लिमिट लगाई तो अपर लिमिट लगाई पहले, तो x की जगह पर लगाएंगे हम लोग 10π/6 माइनस 10 0, तो 10 0 तो 0 हो गया। अब 10π/6 का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, पाई का मतलब होता है 180, π/2 का मतलब होता है 90, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो π/6 है हमारे पास, तो मतलब 10 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और ये गया तो 1/√3 बचा खाली, ओके। तो ये तरीके होते हैं आपके पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। मैक्सिमम मिनिमम देखा हमने ऑलमोस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं कैलकुलस में वो हमने कवर कर ली हैं, ओके। फॉर्मूलाज याद कर लेना तभी कर पाओगे। आगे ही हमारे पास है होमवर्क, इसको सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। कैसा, इंडेफिनिट वाला, ये डेफिनेट वाला इंटीग्रेशन है। तो हर टाइप के क्वेश्चन है आपके पास, और इसमें भी आपके पास सारे तरीके के हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, हर तरीके के हैं। तो एक सवाल है हर किसी का,
करना। और मेन चीज़ यार फॉर्मूले की चार्ट बनाना, ठीक है, अपनी उस जगह पर रखना जहाँ पे आप इसे सबसे ज़्यादा देखते हो, और इसको याद करना, मंत्र का जाप करना सुबह शाम उठ के, अपने आप याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।